मतलब जो मेरी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने बताया था हृदय के बारे में। आज उसी के आगे नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें हम बताएंगे कैसे हृदय फंक्शन करता है, ह्यूमन हार्ट फंक्शन कैसे करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक डायग्राम बना है, यहाँ एक फ्लो चार्ट बना है कैसे किस तरीके से हृदय काम करता है, और यहाँ पर एक नॉर्मल हृदय का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये हमारी सेकेंड यूनिट है। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ, हृदय की क्रियाविधि, फंक्शन ऑफ हार्ट, हृदय की क्रियाविधि। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिखते रहिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हैं। क्वेश्चन किस तरीके से बने हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ, पहले आप देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पर मैंने 3 चीज़ मेंशन करी हैं, पहले 3 चीज़ याद रखिए। ये शरीर है, बॉडी है, और बॉडी में ह्यूमन हार्ट है। ये हार्ट के 4 चैम्बर बनाए हैं मैंने, और यहीं पर ऊपर लंग्स हैं। तो लंग्स और जो ह्यूमन हार्ट है वो बहुत करीब होता है, बहुत पास में ही होता है। अब देखिए शरीर से जो हृदय को लेकर शरीर से जो ब्लड को लेकर के हृदय तक पहुंचता है, मतलब ह्यूमन हार्ट तक पहुंचता है। तो यहाँ पर मैंने 2 कलर से मेज़र किया है, 2 कलर से डिनोट किया है। यहाँ पर जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, मतलब ये वाला जो महाशिरा जो मैंने लिखा है, वेना केवा लिखा है। सबसे बड़ी शिरा मैंने आपको बताया था महाशिरा है, और सबसे बड़ी धमनी मैंने बताया था आपको महाधमनी है। तो ये जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है इसका मतलब है अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध मतलब इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब मैंने आपको बताया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इसमें क्या होगा, इस ब्लड में होगा, इस रक्त में होगा कार्बन डाइऑक्साइड। और जो मैंने रेड कलर से मेजर किया है, जो रेड कलर से मैंने डिनोट किया है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सिंपल सा मतलब है कि ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन है। इसको शुद्ध रक्त कहते हैं हम हिंदी में, ठीक। अब देखिए शरीर से अशुद्ध रक्त कौन लेके आएगा। मैंने आपको बताया था कि शरीर से ह्यूमन हार्ट तक मतलब हृदय तक कौन लेके आता है ब्लड को, तो आप बताएंगे शिरा। मगर ये कौन सी शिरा है, ये महाशिरा है, वेना केवा इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ से ब्लड पहुँचेगा किसके पास, ह्यूमन हार्ट में। और ह्यूमन हार्ट में किस चैम्बर में, याद रखिएगा, राइट ऑरिकल, जिसको दाया अलिंद कहते हैं। अब ये दाया अलिंद में जो 3 वॉल्व हैं, जिसको ट्राइकैस्पिड वॉल्व कहते हैं या त्रिकपट कहते हैं, ये ओपन होंगे और ब्लड कहाँ पर जाएगा, ब्लड जाएगा दाया निलय मतलब राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड बाहर निकलेगा और ये कहाँ पहुँचेगा, फेफड़े के पास, क्योंकि फेफड़े के पास ही क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर करने का एक मेन मीडियम है। अब यहाँ पर आपको बस ये याद रखना है कि फुफ्फुस, देखिए फुफ्फुस का जब भी कभी भी आपके सामने फुफ्फुस लिखा हो, पल्मोनरी लिखा हो, तो फुफ्फुस का शुद्ध मतलब हिंदी में होता है फेफड़ा। मतलब ये जहाँ पर भी फुफ्फुस लिखा होगा आपको याद रखना है कि वो चीज़ कहाँ पर होगी, वो हृदय और फेफड़े के बीच की बात कर रहा है। और मैंने बोला था धमनी में होता है शुद्ध और शिरा में होता है अशुद्ध। बट अगर उनके नाम के आगे अगर फुफ्फुस या पल्मोनरी लगा है तो आपको फंक्शन उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर धमनी में होता है शुद्ध, मगर लगा हुआ है फुफ्फुस धमनी, तो इसमें कौन सा ब्लड जा रहा है, अभी मैंने ब्लू कलर से इसको डिनोट किया है। अगर ब्लू कलर से डिनोट किया है तो इसमें कौन सा ब्लड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ठीक है, फुफ्फुस धमनी दाएं निलय से लेकर के ब्लड को कहाँ लेके जाती है, फेफड़े तक। अब फेफड़े में गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसीय विनिमय होगा, और इस गैसीय विनिमय से ही कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होकर के ऑक्सीजन उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी। मतलब जो ब्लड निकल रहा है उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। अभी भी देखिए फेफड़े और हृदय के बीच, लंग्स और ह्यूमन हार्ट के बीच की बात की जा रही है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, फुफ्फुस लिखा है। और शिरा में कौन सा ब्लड होता है, शिरा में मतलब वेन्स में होता है इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट जब इसके आगे लिखा है फुफ्फुस तो इसमें कौन सा ब्लड होगा, प्योर, मतलब ऑक्सीजन होगी, और मैंने इसको रेड कलर से डिनोट किया है। अब ये पहुंचेगा बाय अलिंद में, और बाय अलिंद से यहाँ पर बाइकैस्पिड वॉल्व, जिसको द्विकपट बोलते हैं या इसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, यहाँ से ये पहुँचेगा बाय निलय में। बाय निलय मतलब इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये महाधमनी से होते हुए शरीर तक पहुँचा दिया जाएगा। महाधमनी को एरोटा भी कहते हैं, और यहाँ पर महाशिरा को वेना केवा भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या बन सकते हैं, सबसे मेन क्वेश्चन बन सकता है फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा किसके किसके बीच में है। तो याद रखिएगा दाएं निलय मतलब राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड को लेके जाता है लंग्स तक प्योर होने के लिए, और यहाँ से प्योर ब्लड निकलता है फेफड़े से, और प्योर ब्लड कहाँ पहुँचता है, लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट एट्रियम में, और यहाँ से जाता है ये लेफ्ट
वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल या बाएं नीले से ये प्योर ब्लड निकल के कहाँ पहुँचता है, शरीर तक पहुँचा दिया जाता है, और पहुँचाने वाला कौन है, महाधमनी या एरोटा। तो ये इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा। यहाँ पर जो मैंने ब्लू कलर बताया है, जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर बता रहा है आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो रेड कलर आपको दिखा रहा है वो बता रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये है ह्यूमन हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है, कैसे कार्य करता है, क्या इसकी क्रियाविधि है। ठीक है, ओके। अब मैं इसको रफ करता हूँ, आगे देखते हैं इसमें कुछ बेसिक चीज़ें और आज देख लेते हैं। जैसे औसत हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, एवरेज हार्ट बीट कितनी होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि एवरेज हार्ट बीट जो होती है वो 72 बार होती है, 72 बार प्रति मिनट। मतलब औसत रूप से हृदय 72 बार धड़कता है, ये औसत है। और ये वैल्यू किसकी है, वयस्क की है। वयस्क मतलब एडल्ट की है, याद रखिएगा। ये एवरेज बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि किसी की हार्ट बीट एक मिनट में 70 नहीं होती होगी। ऐसा नहीं है कि 75 नहीं होती है, हाँ होती है। ऐसा नहीं है कि 80 नहीं होती है, 80 भी होती है। ये उस समय देखा जा सकता है कि किस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो कहो 100+ चली जाए, ठीक है। बट जब एवरेज की बात आती है तो वह है 72 पर मिनट, एक मिनट में 72 बार। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इन्फेंट बेबी की, इन्फेंट बेबी मतलब होता है नवजात शिशु, बेबी जस्ट अभी पैदा हुआ है। नवजात शिशु की कितनी होती है हार्ट बीट, तो आप सबको पता होगा कि ये एग्जैक्ट तो नहीं लिखा, मगर बहुत बुक्स में लिखा है 120 बार प्रति मिनट। एक मिनट में 120 बार उसका हृदय धड़क रहा है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो इसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न तो क्या है कि अगर किसी भी स्पीसीज़ का आकार बहुत बड़ा है, शरीर का आकार बहुत बड़ा है, तो उसकी जो हार्ट बीट होती है वो कम होती है, और जिस तरह आकार छोटा होगा उसकी हार्ट बीट कितना होगा, ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाथी की बात करूं, एलिफेंट की, तो एलिफेंट का होता है 25 पर मिनट हार्ट बीट। और वही मैं अगर चूहे की बात करूं, चूहा हाथी कंपेरिजन में बहुत छोटा है, तो 400 बार प्रति मिनट। तो आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे हार्ट बीट क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे साइज घटेगा हार्ट बीट क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो बच्चा जस्ट अभी पैदा हुआ है, उसका साइज क्या है, छोटा है, तो हार्ट बीट क्या होगी, बढ़ेगी। एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा, बच्चा जस्ट अभी पैदा हुआ है तो उसके सारे ऑर्गन, पहले जब वो पैदा नहीं था, मतलब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में था, तब वो किस पे डिपेंड था, अपनी मदर पे डिपेंड था। अब वो सारे उसके फंक्शन खुद से काम कर रहे हैं, मतलब उसके जितने भी ऑर्गन हैं वो खुद से काम कर रहे हैं। जब खुद से काम कर रहे हैं तो उनको ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए। तो ठीक है, तो आप समझ जाएं कि इन्फेंट बेबी का जो हार्ट बीट है वो 120 बार प्रति मिनट है, और नॉर्मल जो एडल्ट की बात करें वो 72 बार प्रति मिनट है। क्लियर, ओके। अब अगर हम बात करते हैं पल्स की, कि पल्स कितनी होती है, नाड़ी जिसको हम नॉर्मल बोल देते हैं कि नाड़ी। देखिए, पल्स जो होती है डॉक्टर मेज़र करता है यहाँ पर, इसको रिस्ट आर्टरी कहते हैं, कलाई धमनी, यहाँ से पकड़ करके चेक करता है। और पल्स कितनी होगी, जितनी बार हृदय धड़क रहा है। क्लियर है, तो 72 बार ही क्या होगी, हमारी पल्स भी होगी। इतना क्लियर हो गया, ओके। तो ये तो था बेसिक। कल मैंने आपको ECG के बारे में बताया था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इस तरीके से PQRS, आप समझ गए होंगे। ECG क्या करता है, चारों चैम्बर की एक्टिविटी को चेक करता है। फिर मैंने बताया था स्फिग्मोमैनोमीटर के बारे में, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या करता है, स्फिग्मोमैनोमीटर BP ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, और ये कितना होता है 120/80 mmHg। मगर इसमें ध्यान रखिएगा 120 सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोलिक है। फिर मैंने आपको बताया था कि स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप क्या करता है, स्टेथोस्कोप लब और डब की आवाज़ निकालता है, और वो कहाँ से आती है, वॉल्व के ओपन और, मतलब ओपन होने पर और क्लोज होने पर, खुलने और बंद होने पर ये आवाज़ आती है। ठीक है, तो ये एक तो छोटा सा ओवरव्यू था। अब आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, रुधिर के बारे में। ब्लड, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बने हैं और इम्पोर्टेंट है। ब्लड मतलब रक्त या रुधिर। अगर हम ब्लड या रुधिर की बात करें तो आप सबको पता होगा कि जो ब्लड होता है ये एक संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, ऊतक को टिश्यू कहते हैं। टिश्यू होता क्या है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। कई सारी सेल जब मिल जाती है तो उसको टिश्यू कहते हैं। जब मैं सेल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें टिश्यू को अलग से एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी आप इतना समझो कि टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। ठीक, तो ये संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, ब्लड किससे किससे मिल करके बना होता है, तो रुधिर की अगर मैं बात करूं, ब्लड की अगर बात करूं, तो इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है इधर देख लेते हैं हम।
ब्लड का कंपोजिशन बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है ब्लड। सबसे पहला होता है प्लाज्मा, आपने नाम सुना होगा प्लाज्मा, और दूसरा होता है रुधिर कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं, ब्लड सेल्स। तो अगर मान लिया ब्लड है 100%, तो कुल ब्लड में, कुल रुधिर में प्लाज्मा कितनी होती है 55%, 55%, और ब्लड सेल्स कितनी होती है 45%। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन बन गया कि सबसे ज़्यादा ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा में देखिए, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो प्लाज्मा को जब फर्दर डिवाइड करेंगे तो प्लाज्मा में होगा जल, वाटर, और वाटर के साथ साथ अन्य पदार्थ, अदर मॉलिक्यूल्स में मिनरल्स, खनिज होते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं, वाटर कितना होता है 90%। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो आप बोलोगे वाटर होता है, और 10% क्या होंगे, अदर मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मैं ब्लड सेल्स की बात करूं तो ब्लड सेल्स में क्या होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्प सेल्स, लाल रुधिर कणिका। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्प सेल्स या श्वेत रुधिर कणिका। देखो इसका एक नाम और है एरिथ्रोसाइट, इसका एक नाम और है ल्यूकोसाइट। अभी आगे मैं आपको जब अलग अलग पढ़ाऊंगा तब मैं आगे बताऊंगा। अच्छा, अगर इनकी कंपोजिशन की बात करी जाए तो आरबीसी टोटल कितनी होती है 99%, 99% होती हैं टोटल ब्लड सेल्स की, 99% होती हैं आरबीसी, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं 1%। ये है ब्लड कंपोजिशन, इंपॉर्टेंट है, मेन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इससे बन चुका है। सबसे ज़्यादा ब्लड में क्या होता है प्लाज्मा, उसके बाद क्या है ब्लड सेल्स होती हैं, रुधिर कोशिकाएं होती हैं। सबसे ज़्यादा है 55%, ब्लड सेल्स हैं 45%। प्लाज्मा की अगर बात करें तो उसमें वाटर होता है 90% और अदर मॉलिक्यूल 10%। अगर ब्लड सेल्स की बात करें सबसे ज़्यादा क्या होता है आरबीसी 99% और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 1%। तो ये तो हो गया ब्लड कंपोजिशन। ओके, अब हम देखते हैं कि ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि आरबीसी जिसको हम बोलते हैं लाल रुधिर कणिका। आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिखते रहिएगा। आरबीसी को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, इसका एक नाम और है इरेथ्रोसाइट्स। जहां पर साइट्स लगा हुआ है, साइट्स मतलब होता है बायोलॉजी में सेल, तो इरेथ्रोसाइट्स को आप ऐसे भी लिख लीजिएगा, जो हिंदी से लिख रहे हैं देवनागरी लिपि में, ये ऐसे ही लिख के आ जाता है एरेथ्रोसाइट। ठीक, अब देखते हैं आरबीसी का मेन किस तरीके से होती है। तो आरबीसी की अगर बात करें तो सबसे पहले देखेंगे इसका आकार कैसा होता है, शेप क्या है इसका। तो अगर इसकी शेप की बात करें तो ये होता है राउंड, गोल और बाइकॉन्केव, द्विअवतल। मतलब ये गोल होता है और द्विअवतल होता है। द्विअवतल आप समझते हैं, द्विअवतल का मतलब ये है इस तरीके से ये है द्विअवतल। ठीक, तो अगर मैं इसके आकार को बनाऊं तो ये है राउंड, और जब आप इसको देखोगे लैटरल व्यू देखोगे तो ये इस तरीके से होगा द्विअवतल। ठीक, ये आरबीसी है। तो ये तो हो गया इसका आकार। अगला इसमें मेन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कोशिका, ब्लड की ऐसी कौन सी कोशिका या शरीर की ऐसी कौन सी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता, वो है आरबीसी। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट मतलब केंद्रक अनुपस्थित। ये एक ऐसा है जिसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। मगर यहाँ पर एक्सेप्शन है, अपवाद है, और वो क्या है ऊंट और लांबा, कैमल और लांबा की आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ठीक है, आप इतना समझ गए। इसका शेप कैसा होता है, राउंड और बाइकॉन्केव। ये एक ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बट एक्सेप्शन अपवाद है कैमल और लांबा। ओके, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्प सेल्स। अब आगे देखते हैं इसका निर्माण, फॉर्मेशन कहाँ पर होता है आरबीसी का। तो आप सबने पढ़ा होगा कि इसका निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है बोन
बोन मैरो को क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। क्लियर? बोन मैरो वैसे बेसिकली होता क्या है? ये हड्डी जैसे बोन है तो बोन के बीच का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो क्या हर बोन में होती है? नहीं, हर बोन में बोन मैरो नहीं होती है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, घनत्व ज़्यादा होता है जिन हड्डियों का, उनमें बोन मैरो होता है। तो निर्माण होता है बोन मैरो अस्थि मज्जा। और इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है? तो अगर मैं डेथ की बात करूँ तो इसकी मृत्यु होती है स्प्लीन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्लीहा, स्प्लीन। इसका एक नाम और आता है तिल्ली। हिंदी वाले ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये तिल्ली लिख के आ जाता है, स्प्लीन या तिल्ली। अच्छा, प्लीहा की अगर बात करें तो प्लीहा को एक नाम और दिया जाता है ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, शरीर का रुधिर बैंक। रुधिर बैंक भी है, ये क्वेश्चन ये बना है कि शरीर का रुधिर बैंक किसे कहते हैं, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ये हम कहते हैं स्प्लीन या तिल्ली को, प्लीहा को। ओके, तो ये हो गया निर्माण और ये हो गया मृत्यु। अच्छा, अब इसका जीवन काल कितना होता है? लाइफ टाइम कितना है? जीवन काल। तो अगर इसके जीवन काल की अगर बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, इसका है 120 डेज, 120 दिन। ठीक, इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, निर्माण जो लिखा है बोन मैरो, ये एडल्ट में है। एडल्ट मतलब वयस्क में है, वयस्क में। अगर आपसे पूछा जाए कि एम्ब्रायनिक कंडीशन मतलब भ्रूण की अवस्था में, भ्रूण मतलब होता है जब बच्चा मदर के अंदर है, पेट में है, ठीक, उस कंडीशन में आरबीसी को कौन बनाता है? तो एम्ब्रायनिक कंडीशन या भ्रूण की अवस्था में आरबीसी को बनाने वाला है लीवर, यकृत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यकृत। यकृत के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में। अभी आप इतना समझ गए, निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में, अडल्ट में। और एम्ब्रायनिक कंडीशन में कहाँ होता है? लिवर में, यकृत में। मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में, स्प्लीन में। इसको एक नाम और दिया जाता है ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, इसका लाइफ टाइम कितना है? 120 डेज है। ओके, अब देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, आरबीसी का काम क्या है, क्या करता है आरबीसी। तो आरबीसी का सिर्फ एक फंक्शन है और वो बहुत मेन है। ये ट्रांसफर करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। मतलब हिंदी में अगर बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का परिवहन करता है, लेके आना और लेके जाना। ठीक, ओके। अब यहां पर एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। इसी की वजह से जो हमारा रक्त है, ब्लड है, वो कैसा दिखता है? लाल रंग का दिखता है। हीमोग्लोबिन की वजह से इसको डिनोट करते हैं ऐसे, एच कैपिटल बनाते हैं, बी स्मॉल, हीमोग्लोबिन। ठीक, अब देखिए, जो आरबीसी है, आरबीसी गोल है और इसके चारों तरफ से हीमोग्लोबिन बाइंड करती है। बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की ज़्यादा होती है और इसी वजह से ये जो आरबीसी है, मतलब जो हमारा ब्लड है, वो कैसा दिखता है? लाल दिखता है। ठीक, अब अगर मैं इस तरीके से एक रिएक्शन छोटी सी लिखता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। हीमोग्लोबिन ही मेन कंपोनेंट है आरबीसी में और यही ऑक्सीजन को उठाती है और ले जाती है बॉडी के सभी भाग तक और कंपोनेंट बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये एक अस्थाई है, टेम्परेरी है। ये एक टेम्परेरी प्रोडक्ट है। क्यों टेम्परेरी है? देखिए, मान लिया ये है ऑक्सीजन और ये है हीमोग्लोबिन। ये इससे बाइंड किया और बाइंड करके बॉडी में जहाँ पर भी ऑक्सीजन चाहिए वहाँ पर ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा। ये ऑक्सीजन है, ये हीमोग्लोबिन है, इसने ऑक्सीजन को छोड़ा। अब वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसको फिर से उठाएगा और लेकर आएगा और छोड़ देगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और ये टेम्परेरी बॉन्ड इसलिए बनता है कि अगर इसने परमानेंट बॉन्ड बना दिया, ये परमानेंट बॉन्ड बन गया, चिपक गया। ठीक, अब ये वापस गया जहाँ पर भी इसको चाहिए ऑक्सीजन,
तो क्या ये वहाँ पर बॉन्ड को तोड़ पाएगा? इसको तोड़ने में टाइम लगेगा, इसलिए ये बनता है टेम्परेरी। मगर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब कभी हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहते हैं, सफोकेशन आता है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो अगर हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाती है तो ये क्या करता है? बनाता है कंपोनेंट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? स्थायी है, मतलब ये एक परमानेंट प्रोडक्ट बनता है। और इसके बनने से, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने से व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये मेन है, यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसके बनने से व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और नॉर्मल कंडीशन में क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर हो गया? ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का, ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई कंपोनेंट ऐसा होता है जिसकी वजह से कलर होता है, जैसे हमारे स्किन का कलर मेलानिन पिगमेंट की वजह से है। ठीक, ओके। और आगे देखते हैं, और क्या है? आरबीसी का। देखिए, जब भी कभी आरबीसी मतलब जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनकी संख्या बढ़ने लगे, मैं ये एरो बना रहा हूँ, बढ़ रही है, तो एक बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं इसका बीमारी का नाम पॉलीसाइथीमिया, इसका बीमारी का नाम है पॉलीसाइथीमिया। और जब कभी आरबीसी की काउंट कम होने लगती है तो बीमारी का नाम है थैलेसीमिया। और ये क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन आया है कि आरबीसी की संख्या घटने पर कौन सी बीमारी होती है? वो है थैलेसीमिया। या थैलेसीमिया का संबंध किससे है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स? तो आप बोलोगे आरबीसी से है। जब आरबीसी काउंट कम होते हैं तो थैलेसीमिया, जब बढ़ते हैं तो क्या है? पॉलीसाइथीमिया। तो ये तो था आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। क्लियर है? ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू क्लास।